नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास, प्राचीन इतिहास के आपके क्रमशः वीडियो चल रहे हैं। उसमें आज नए क्रम में हम हैं मौर्योत्तरकालीन कला एवं संस्कृति। ठीक है, यानी कि मौर्यों के पश्चात भारत की कला और संस्कृति की क्या स्थिति रही। ठीक है, तो मौर्योत्तरकालीन कला एवं संस्कृति के रूप में, जिसमें अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रमुख स्तूपों के बारे में। मौर्य काल में स्तूप बनने शुरू हुए, ठीक है, ऐसा कुछ प्रमाण मिला है। और इस दौरान जो उनका डेवलपमेंट हुआ वो मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, तो मूलतः जो रहा मौर्योत्तर काल में रहा। तो उसके अनुसार हम लोग देखें कौन कौन से प्रमुख हमारे स्तूप हैं। स्तूपों की श्रृंखला अलग है, बहुत से स्तूप मिलेंगे, लेकिन मौर्योत्तर काल से जोड़कर किन स्तूपों के बारे में हमें पढ़ना है वो एक हमारा अलग विषय है। कुछ प्रमुख स्तूप हैं जहाँ से हर वर्ष लगातार आपके प्रश्न आते हैं। पहले ऊपरी प्रश्न आते थे, अब आप देखेंगे तो गहराई से प्रश्न आ रहे हैं, उन बातों को भी जानना आवश्यक है। तो उसी क्रम में हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। प्रमुख स्तूपों में पहला भरहुत का स्तूप है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20-50 बार प्रश्न आपका आया हुआ है, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पर स्थित है? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है? सतना मध्य प्रदेश, वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है उसके सतना जिला में स्थित है। ये मूलतः अशोक द्वारा यानी मौर्य काल में ही बना था, लेकिन एक चर्चा होती है कि मौर्य काल का यानी मौर्य वंश का अंत करते हुए जब शुंग वंश स्थापित होता है तो ब्राह्मणवादी सरकार रहती है, ब्राह्मणवादी राजा रहते हैं। तो बौद्ध धर्म के विरोधी के रूप में बताया जाता है शुंग को, पुष्यमित्र शुंग को। तो शुंग जब आते हैं तो माना जाता है कि शुंग ने 84,000 यानी कि अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। लेकिन भरहुत क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूलतः अशोक द्वारा बनाया गया था, ईंटों से इसका निर्माण किया गया था, ईंट से निर्माण किया गया था। ये इसकी विशेषता है जो उत्खनन के दौरान मिली। और दूसरी बात है पाषाण वेदिका यानी कि पत्थर की रेलिंग लगाई गई, तोरण यानी कि द्वार, जो मुख्य द्वार होता है, तोरण द्वार होता है, वो शुंग काल में बना। तो यहाँ पर एक विरोधाभासी बात होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि मूलतः अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित किया गया और साथ में जो पाषाण वेदिका और तोरण का हमें वहाँ पर वर्तमान में पत्थर से निर्मित तोरण, द्वार, बाउंड्री, रेलिंग, जो भी आप कहिए, वो मिला है, वो शुंग काल का है, यानी कि मौर्य काल का ना होकर शुंग काल का है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत के द्वारा बुद्ध दर्शन का चित्रांकन किया गया। यहाँ पर मूर्ति नहीं मिली है, यानी कि कह सकते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं है। अभी मूर्ति पूजा प्रचलन में नहीं आया है, मूर्ति नहीं, लेकिन चित्रांकन मिला है। क्या आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य के दौरान ही, मतलब मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हो रहा था उसी दौरान ही महात्मा बुद्ध का भी समय है। तो अजातशत्रु उसी समय थे, अजातशत्रु के ही समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, ऐसा भी आप पढ़ चुके हैं। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगति हुई थी, यह भी आप पढ़ चुके हैं। अजातशत्रु यानी महात्मा बुद्ध से प्रभावित थे। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत, इन लोगों के बुद्ध दर्शन का चित्रांकन यहाँ पर मिलता है, यानी महात्मा बुद्ध का दर्शन करते हुए चित्रांकन इस बौद्ध स्तूप की बहुत बड़ी विशेषता है, ये हमको प्राप्त होता है। तो ये भरहुत का स्तूप आपका इंपॉर्टेंट है। 50 सैकड़ों बार सांची का स्तूप भी पूछा हुआ है, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप भी वर्तमान में भी चर्चा में रहता है, बहुत समय से चर्चा में है। ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। इसे महाचैत्यगिरी भी कहते हैं, महाचैत्यगिरी भी कहते हैं। यानी कि आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा चुका है, पुनः पूछेगा कि महाचैत्यगिरी नाम से कौन सा स्तूप प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे सांची का स्तूप प्रसिद्ध है, जो कि रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। पर्यटन स्थल के रूप में आज ये है। ठीक है, हर तरीके से इसका संरक्षण किया जा रहा है, सब कुछ बहुत ही विशेष भारत में महत्व का है स्तूप, सांची का स्तूप। और सबसे सुरक्षित स्तूप, अभी तक जितने स्तूप खोजे गए हैं, इतने पुराने,
इतने प्राचीन काल के स्तूपों में देखा जाए तो सबसे सुरक्षित अवस्था में यही स्तूप हमको प्राप्त हुआ। और कैसे कह रहे हैं सुरक्षित अवस्था में यह हमें प्राप्त हुआ, सबसे सुरक्षित स्तूप क्यों माना जा रहा है? तो स्तूप जब आप अलग से पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी आपको और चाहिए कि स्तूपों का जो निर्माण होता है, इसका जो स्तूपों का कॉन्सेप्ट है, यह है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़ी कोई विशेष हस्तियां हों, उसके धर्म प्रचारक हों, भिक्षु हों, उनके जीवन के किसी अवशेष के ऊपर बनाया जाता है। वो बॉडी पार्ट भी हो सकता है, अदर कोई बातें भी हो सकती हैं, अदर कोई उनसे जुड़ी हुई विशेष चीज हो सकती है, उसी पर बनाया जाता है। यहां पर क्या मिला सुरक्षित अवस्था में, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर इस महाचैत्य गिरी में, ठीक है, हालांकि इसके 3 भाग है, 3 स्तूप मिले हैं, ठीक है, तीनों स्तूपों के बारे में भी पिछली साल पूछा जा चुका है। तो 3 स्तूप मिले हैं, तो 3 स्तूपों की क्या स्थिति है? जो सबसे बड़ा महास्तूप है, ये सबसे प्रमुख स्तूप है, ठीक है, महाचैत्य गिरी जो है ये महास्तूप के रूप में भी है, सबसे प्रमुख यही है। यहां महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष हैं, दांत रखे हुए हैं। आप जानते हैं पूरी बॉडी में जब भी बॉडी विनष्ट होगी हमारी मृत्यु के पश्चात, तो सर्वाधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाला, या ये कहिए कि अवशेष जो हमारा प्राप्त हो सकता है, वो दंत अवशेष ही होते हैं। दांत हमारी सबसे मजबूत स्थिति में हमारे शरीर में होता है, जो मृत्युपरांत सबसे लंबे समय तक उसका अवशेष रह सकता है। तो महात्मा बुद्ध के दंत अवशेष यहाँ मिले हैं। दूसरे स्तूप में धर्म प्रचारकों के अवशेष मिले हैं। तीसरे स्तूप में सारिपुत्र और महमोद गलायन नाम के 2 बौद्ध भिक्षु, बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, इनके अवशेषों पर इसका निर्माण हुआ। यानी 3 स्तूप, पहला डायरेक्टली महात्मा बुद्ध से संबंधित है, दूसरा धर्म प्रचारकों से संबंधित है, तीसरा सारिपुत्र और महामोदगलायन से संबंधित है, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है। तीनों स्तूप की श्रृंखला मिली है यहाँ पर। और कहाँ पर? सांची में मिली है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में मिला है। इस बात को आपको याद रखना रहेगा। सारी लाइनें, सारे पॉइंट आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अगला भी यही आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्तूप है गुंटापल्ली का स्तूप। गुंटापल्ली का स्तूप ये आंध्र प्रदेश में है। हर जगह जिला नहीं जानना है, कोई कोई चीज प्रदेश के नाम पर पूछा जाता है। इतना आपको पहचानना पड़ेगा, इतना आपको मेंटेन होना पड़ेगा कि एक ही जैसा हर किसी से प्रश्न नहीं पूछता है। हर एक प्रश्न की अपनी खासियत है और क्या पूछा जा सकता है, उसके अनुसार अगर आप अपना मैटर कलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। इतना ज़्यादा मैटर हो जाएगा कि आप उसे कैरी नहीं कर पाएंगे। कैरी नहीं कर पाएंगे तो गलत करेंगे, इसलिए सावधानी बरतिएगा, बहुत खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। गुंटापल्ली का स्तूप आंध्र प्रदेश में है। ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, इसकी एक विशेषता है, क्या है? पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन, यानी कि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म डेवलप हुआ था, उत्तर भारत में बौद्ध धर्म डेवलप हुआ था, दक्षिण में धीरे धीरे पहुंचा। तो जब पहुंचा तो उसका सबसे प्राचीन स्तूप हमें गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश के रूप में मिला। गुंटापल्ली का स्तूप आंध्र प्रदेश में हमको प्राप्त होता है, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन है और पत्थर यानी पहाड़ को काट कर बनाया गया, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगले देखते हैं क्या है, अगले हिस्से में आते हैं। अमरावती या धान्य कटक स्तूप। अमरावती स्तूप का एक और नाम भी है धान्य कटक स्तूप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। ये गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। अमरावती स्तूप कहाँ मिला है? अब तो अमरावती चर्चित भी है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी वहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि करंट के रूप में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो करंट से रिलेट करके आपसे इतिहास के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुंटूर जिले में है, इसका दूसरा नाम धान्य कटक स्तूप भी है। ये सातवाहनों के काल में बना था, सातवाहन शासकों के समय एक राजधानी आपकी अमरावती भी थी और वहीं पर अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया, सातवाहनों द्वारा निर्मित किया गया। एक बहुत स्पेशल विशेषता है इसकी, ठीक है, क्या विशेषता है? जनता का सहयोग। स्तूपों के मामले में एक स्पेशल विशेषता जनता का सहयोग, यानी कि जनता ने दान दिया था, उस दान के पैसे से इसका निर्माण हुआ। ये सबसे बड़ी विशेषता है अमरावती
स्तूप की, और दानदाताओं की सूची भी उसमें प्रदर्शित है। ऐसे नहीं पता चला कि जनता ने यहाँ पर सहयोग दिया था, उस स्तूप में ही दानदाताओं की सूची भी प्रदर्शित है, जिससे पता चलता है कि जनता के सहयोग से निर्मित यह स्तूप है। बहुत बड़ा स्तूप है, बहुत सुंदर स्तूप है। यहाँ पर इतनी ही चर्चा हो सकती है, इंडिविजुअल हमें इस स्तूप के बारे में पढ़ना होगा कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन इतिहास के क्रम के रूप में हम इतनी विशेषता जान रहे हैं कि ये जनता के सहयोग से निर्मित है। सातवाहन वंश के राजा लोग जब थे उस काल में इसका निर्माण हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नए राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश जो आया है उसके राजधानी के रूप में भी डेवलप हो रहा है, तो करंट में, इतिहास में हर एक ओर से इम्पॉर्टेंट है, तो उस इम्पॉर्टेंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है नागार्जुन कोंडा का स्तूप। नागार्जुन कोंडा का स्तूप, अब आप जानते हैं नागार्जुन एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, अति विद्वान थे, ठीक है। भारत के फिलॉसफी में, साइंटिफिक फिलॉसफी कह सकते हैं, विज्ञान से जुड़ी फिलॉसफी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके नाम पर नागार्जुन कोंडा स्तूप कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में बना है। तो कृष्णा नदी वहाँ बहती है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में है, तो कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में बना है। सीधे तौर पर यह आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आप जानिएगा। और समय क्या रहा है? इक्ष्वाक वंश, ठीक है, इक्ष्वाक वंश के समय बना। और इक्ष्वाक वंश में भी एक खासियत बनी कि इस इक्ष्वाक वंश के जो राजा लोग थे इनकी रानियों की प्रेरणा से बना। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के निर्माण में महिलाओं की विशेष भूमिका रही, तो आपको क्या चुनना रहेगा? नागार्जुन कोंडा स्तूप चुनना रहेगा। इक्ष्वाक वंशी शासकों की जो रानियां थीं उनकी, ठीक है, सहयोग से, उनकी इच्छाओं पर यह स्तूप का निर्माण हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, प्रश्न भी आ चुका है, फिर से आएगा, ठीक है। वही प्रश्न आता है जो फिर बार बार आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है नागार्जुन कोंडा स्तूप, ठीक है। इन स्तूपों के रूप में जो हमने पढ़े, ये मौर्योत्तर काल के अति विशेष प्रश्न हैं हमारे, ठीक है। केवल स्तूप का जब टॉपिक रहेगा आपका तो सभी की लिस्ट आपको मिलेगी, लेकिन इंडिविजुअल स्तूप हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि मौर्योत्तर काल के कला संस्कृति की विशेषताओं के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने उस हिसाब से भारहूत, सांची, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, अमरावती, इन स्तूपों को पढ़ा है। इस बात को भी, ये पूरी लिस्ट नहीं है आपकी, ना ही स्तूपों की विशेषताएं हैं कि सारी विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं, स्तूप इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहे हैं। स्तूप के लिए आपके अलग से प्रश्न आएंगे, अलग से आपका वीडियो रहेगा, उसमें आपको पूरी जानकारी स्तूपों से संबंधित दी जाएगी, विशेषताओं से संबंधित दी जाएगी। फिलहाल मौर्योत्तर काल के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके। इसके बाद कला और संस्कृति में एक और विशेष बात हुई। एक विशेष भारतीय कला, विदेश से भी प्रभावित, प्योर भारत की भी, दोनों रूप में डेवलप हुई, जिसको हम मूर्ति कला के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक जो हमारी मूर्ति कला है कला के रूप में, वो मौर्योत्तर काल में ही रही। उससे संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं कला और संस्कृति की, सारे शब्द आए हुए हैं, ध्यान से हम उनको भी पढ़ेंगे। मूर्तियों का सांचे में निर्माण होने लगा, ये पहली विशेषता हुई। यानी कला के रूप में किस प्रकार डेवलप हुआ? मूर्तियों का निर्माण सांचे में होने लगा, यानी कि ऐसे ही तराश कर नहीं बना रहे हैं, सांचे में ढाल कर बना रहे हैं, यह पहली विशेषता हुई। इसे भारतीय टेराकोटा का स्वर्णकाल कहते हैं। तो जो मिट्टी से निर्मित किसी कला का डेवलपमेंट होता है, तो मिट्टी को अगर पकाकर बनाया जाए तो वो हमेशा टेराकोटा ही कहा जाता है। तो उस रूप में भी आप जानिए कि भारतीय टेराकोटा का स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं, जो कि 200 ईस्वी पूर्व लगभग से शुरू होता है और 300 ईस्वी पूर्व यानी कि गुप्त काल के पहले तक डेवलप होता है, फलता फूलता है। इसी वजह से इसे भारतीय टेराकोटा का, बर्तन भी बहुत बने, स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। डिजाइनर बर्तन बने, मूर्तियां बनी, सुंदर मूर्तियां बनी, हर एक चीज, जिसकी वजह से कला के रूप में डेवलप हुआ। ऐसे ही नहीं बने, कला के रूप में डेवलप हुआ और भारतीय टेराकोटा का स्वर्ण काल कहलाया। 200 ईस्वी पूर्व लगभग से लेकर के
300 ईस्वी तक, लगभग 500 सालों तक इसका डेवलपमेंट हुआ और स्वर्णकाल के रूप में जाना गया। अब मूर्तियों के बारे में, इन मूर्तियों का जो निर्माण हो रहा था इससे संबंधित दो कलाएं हैं। एक है गांधार कला के रूप में हम जानते हैं और दूसरी है मथुरा कला के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, दो कलाओं को हम जानते हैं, गांधार कला और मथुरा कला। तो दोनों की विशेषताएं आपसे लगातार प्रश्न पूछती हैं, जोड़कर पूछती हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको ध्यान से सुनना रहेगा, याद अपने आप हो जाएगा। एक बार भी अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं, भूलने का डर नहीं है, भूलने का डर नहीं है। तो क्या क्या विशेषता है? गांधार अगर शब्द की बात की जाए तो गांधार जैसा कंधार है, कंधार अफगानिस्तान में है, यानी कि पश्चिम की ओर से आई होगी कला। अब अफगानिस्तान तो उतना डेवलप था नहीं, ग्रीस, रोमन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, ये सब डेवलप थे, यानी कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के ये देश डेवलप थे और इधर की ओर से हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तो कई आक्रमणकारी भी आपके मौर्योत्तर काल में आए पश्चिम की ओर से, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का प्रभाव यह रहता है कि एक नई कला डेवलप होती है जिसे गांधार कला कहते हैं। इसके यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं, यानी यूनान की ओर से कला आई और महात्मा बुद्ध भारत के, यूनानी बौद्ध कला। ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं, यूनान को ग्रीस भी कहते हैं तो ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। रोम उसके बगल में ही, रोमन कला से ये प्रभावित था। ठीक है, रोमन कला से ये प्रभावित था, यानी रोम से प्रभावित हुआ ग्रीस और ग्रीस से प्रभावित हुआ भारतीय कला और नई कला का निर्माण हुआ गांधार कला। इसलिए रोम से भी जोड़ के याद रखिए, ग्रीस से भी जोड़ के याद रखिए और भारत में है तो भारत से तो जोड़कर याद ही रहेगा आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो विषय थे वो भारतीय थे और कला जो थी वो यूनानी थी, यानी कि भारतीय विषयों का निरूपण यूनानी कला में किया गया, यानी कि भारत के लोग यूनान की तरह दिखने लगे। कैसे दिखने लगे? तो उस समय जो विषय थे भारत के, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियों का निर्माण हुआ। बुद्ध, बोधिसत्व यानी कि जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं, पूर्व जन्म की, उनसे जुड़ी बातों को मूर्तियों में निरूपित किया गया। तो बुद्ध और बोधिसत्व तो भारत के थे, तो भारतीय विषय बने। और इनमें भी प्रमुख मैत्रेय नाथ थे, इनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया, मैत्रेय नाथ की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब कैसे पता चला कि ये यूनानी कला है? महात्मा बुद्ध तो भारत के हैं, कैसे पता चला कि ये यूनानी कला है? तो पता कैसे चला? यूनान के देवता अपोलो हैं, यूनान के एक देवता, प्रमुख देवता में अपोलो हैं। तो जैसा अपोलो की मूर्तियां यूनान में बनी हैं, वैसे ही महात्मा बुद्ध को दिखाया गया, प्रभामंडल तेज वाला उनको दिखाया गया। ठीक है, घुंघराले बाल दिखाए गए। तो ऐसा कुछ दिखाया गया, ऐसा कुछ मिलता जुलता, जिससे पता चला कि ये कला तो यूनान की है, लेकिन है कौन? महात्मा बुद्ध हैं। इसलिए इसको नया नाम दिया गया, गांधार कला। ठीक है, और सर्वाधिक बुद्ध जी की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार कला में बनी। ये पुरुष प्रधान कला थी, यथार्थवादी कला थी। ठीक है, यथार्थ के अनुसार सारी चीजों को बनाते हुए, ठीक है, मेंटेन किया गया, गांधार कला के रूप में मेंटेन किया गया। गांधार कला आपकी डेवलप हुई भारत में। ठीक है, इसी दौरान भारत की भी एक कला थी जिसको हम मथुरा कला के नाम से जानते हैं। ये भारतीय मूर्ति कला है। मथुरा में प्राचीनतम साक्ष्य मिलने के कारण इसे कैसी मूर्ति कला नाम दिया गया? भारतीय मूर्ति कला को मथुरा मूर्ति कला नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति यहीं पर मिली है, इसी कला में, मथुरा में ही महात्मा बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति मिली और मथुरा कला इसका नाम पड़ा। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इस मूर्ति कला में लाल बलुआ पत्थर को तराशा गया। हिंदू देवी देवताओं और जैन धर्म से रिलेटेड जो पर्सनालिटी थे, इनकी भी मूर्तियां बनी। सिर्फ महात्मा बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी, हिंदू देवी देवताओं सहित जैन धर्म से जुड़े तीर्थंकरों की भी मूर्तियां बनी, यानी कि प्योर भारतीय कला के रूप में डेवलप हुआ। और यहाँ पर, ठीक है,
आध्यात्मिकता और भावुकता को जोड़ा गया। भाव प्रधान है, यथार्थवादी नहीं है, भाव प्रधान है, आध्यात्मिक है, भावुकता है। यानी कि खुशी के उसमें भी मूर्तियां बनेंगी, गम के उसमें भी मूर्तियां बनेंगी। मूर्तियों से ही परिलक्षित होगा कि ये खुशी के मूड में है कि गम के मूड में है कि गुस्से के मूड में है। भाव यही होते हैं। भावुकता प्रधान हमारी कला है। आध्यात्मिकता लेते हुए, यानी कि देख करके ही अंदर से आप आत्मसात कर लीजिए, ऐसी आध्यात्मिकता इस कला में है। अति विशेष कला में, दुनिया के सबसे अच्छी कलाओं में मथुरा कला हमारी आती है। ठीक है। और इसी में एक कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मिली है। आप लोग पढ़ते समय आपको याद होगा कि कनिष्क का एक मूर्ति मिला है। कुषाण वंश ने ही मृत राजाओं की मूर्तियां आदि बनाने का फैशन शुरू किया था। तो कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, लंबा कोट चोगा पहने हुए हैं, लंबा बूट जूता पहने हुए हैं, लेकिन सिर नहीं है, सिर कटा हुआ है। पहचान कनिष्क के रूप में हुई है। तो कनिष्क की जो ये सिर विहीन लंबी चौड़ी मूर्ति मिली है चोगा पहने हुए, वो भी मथुरा कला से ही प्रेरित है, मथुरा कला के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। तो बात यही आई कि मथुरा कला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधार कला भी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधार कला में है, तो सबसे प्राचीन बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में है। ये अति विशेष क्वेश्चन है, सैकड़ों बार आया है, फिर से आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखे रहिएगा। यानी कि मौर्योत्तर कालीन कला और संस्कृति में हमने दो प्रमुख बिंदु उठाए, स्तूपों से संबंधित और मूर्तियों से संबंधित, मूर्ति कला से संबंधित। तो स्तूप कला में प्रमुख स्तूपों को हमने पढ़ा, मूर्ति कला में मूर्तियों के साथ साथ हमने मूर्ति कलाओं के बारे में भी पढ़ा। और अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप देखते होंगे कि इस पार्ट से, मौर्योत्तर कालीन कला एवं संस्कृति से कहीं ना कहीं लगातार प्रश्न आते हैं, चाहे वो स्तूपों से जोड़कर हो, चाहे मूर्ति कला से जोड़कर हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुने हुए तथ्य यहाँ रखे गए हैं, चुनी हुई बातों को मैंने आपको बताया है ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। और प्रश्न गारंटी है यहीं से आएगा। इसके अलावा अगर बहुत कुछ खोजबीन करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सचेत होकर के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आवश्यक चीजों को पढ़िए। क्रम भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मैटर भी ओवर नहीं होना चाहिए कि आप उसके प्रेशर में दब जाइए, नहीं तो वही सबकी तरह आपका भी इतिहास हमेशा कठिन ही लगेगा। रात को पढ़ो, सुबह सफा वाली स्थिति रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास को भी इतिहास की तरीके से सही ढंग से पढ़ा जाए, क्वेश्चन पहचानना सीखा जाए तो इतिहास भी बहुत सरल विषय बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, उसको आप मेंटेन कीजिए। प्रमुख स्तूप आपको बता दिए गए, मूर्तियां बता दी गई, मूर्ति से संबंधित कला भी बता दी गई, और टेराकोटा भी बता दिया गया कि टेराकोटा यानी मिट्टी से संबंधित कोई निर्माण हो रहा हो, वो होगा टेराकोटा की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम प्राचीन भारत के अगले हिस्से में आएंगे। अभी आपका गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, कई चीजें ऐसी बची हुई हैं, कुछ और विदेशी आक्रमण भी बचे हैं, उनको भी हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। एक क्रम से पूरा करते चलिए, विशेष लाभ आपको रहेगा, प्रश्न सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेंटेन मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, ताकि सफलता 100% सुनिश्चित की जा सके। हवाबाजी वाला काम ना रहे। ठीक है। और हवाबाजी का मतलब आप समझ रहे हैं, तमाम ऐसे वीडियोज और ऊट पटांग मैटर आपको मिलेंगे कि इतना परोस के रख दिया जाए। ठीक है। किसी किताब को उठा के छाप के रख दिया जाए, जरूरत है क्वेश्चन वो भी बताया जाए, नहीं जरूरत है मैं बहुत काबिल हूँ आपको बता दिया, बड़े अच्छे जो है वीडियो है, नुकसान आपका होगा। यह समझना आपका काम है कि सिलेक्शन के लिए क्या आवश्यक है। जानकारी के लिए जिंदगी पड़ी है, सिलेक्शन के लिए क्या आवश्यक है, इसको आपको चयन करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा, अन्यथा करियर भी आपका डिस्टर्ब होगा। अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों के साथ रहेंगे, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले इसके नेक्स्ट स्टेप में संगम युग अभी हमारा बाकी है, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम युग के बारे में देखेंगे क्या रहा है उस संगम युग के दौरान कला और संस्कृति की, और कौन कौन से राजवंश चर्चित हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाइए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बातों को
मेंटेन करते हुए आप मेंटेन करिए, नोट्स अपना बनाइए, दोहराइए, बार बार देखिए, सुनने से ज़्यादा याद होगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ से आने ही आने हैं। अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगले पार्ट में पुनः आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।